विशाखा आज ऑफिस आई है। गूंज बनकर बात पूरे ऑफिस में फैल गई थी। सभी उसे देखने, उसे बात करने को उत्सुक थे। अधिकांश के दिलों में भारी उत्सुकता थी। देखें उसकी प्रतिक्रिया क्या है। पत्नी की तरह दहाड़े मारकर रोएगी या प्रेमिका की तरह आंसू पोंछेगी या चकित रह जाएगी। विशाखा और अभय का प्यार खुली किताब की तरह था। अपने रिश्तों को ना उन्होंने कोई नाम दिया था, ना छिपाया। जिसने जैसा चाहा सोचा, अपनी नज़र से देखा और उनके अनाम रिश्ते को अपना नाम दे डाला। दोनों की इस सबसे निर्लिप्तता सबको अधिक तकलीफ देती थी। एक बेटे के बाप अभय का विशाखा से प्यार सबके आक्रोश का कारण था। निहायत अंतर्मुखी अभय के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। वही अभय विशाखा के साथ इतने करीब कैसे हो गया, सबके आश्चर्य का विषय था। ऑफिस का पुस्तकालय अभय का दायित्व था। बच्चे की तरह इसे उसने सहेजा संवारा था। अपनी मेहनत और समझदारी से पुस्तकालय में कंप्यूटरी सुविधाएं उसने जिस शीघ्रता से उपलब्ध कराई कि सब हैरान हो देखते रह गए थे। विशाखा के आने से पहले अभय का अधिकांश समय पुस्तकालय में ही बीतता था। हॉस्पिटल से अभय का शव उसके घर ले जाया गया था। ऑफिस के बहुत से लोग मातम पुरसी को पहुंच चुके थे। गाड़ी से अभय का नश्वर शरीर उतारा जा रहा था। पत्नी नीलिमा स्तब्ध देख रही थी, मानो वह त्रासदी किसी और के साथ घटी थी। बेटे को किसी पड़ोस के घर भेज दिया गया था। घर में अभय के परिवारजनों के पते खोजने के लिए डायरी की खोज हो रही थी। मिसेस शर्मा को अभय के कागज फाइलें छूते देख नीलिमा ने अपरिचित आवाज में कहा था, वे नाराज होंगे, उनकी कोई चीज छूना मना है। क्या चाहिए आपको? किसी ने समझाना चाहा था। घर वालों को खबर की जानी है, उनके पते चाहिए, वही खोज रहे हैं। आप परेशान ना हो, हम उनकी डायरी देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम पर नाराज होंगे, उनकी डायरी नहीं छूनी है किसी को। नीलिमा के स्वर में मानो आतंक था। सुचित्रा ने फिर कोशिश की। ठीक है, हमें डायरी नहीं चाहिए, पर उनके परिवारजनों का पता तो बता दीजिए, उन्हें बुलाना जरूरी है ना। किसी को नहीं बुलाना है, कोई नहीं है उनका। नीलिमा जैसे अपने आप में नहीं थी। देखिए, आप इस समय दुख में हमारी बात समझ नहीं पा रही हैं। आपका बेटा अभी बहुत छोटा है। इस मौके पर उनके परिवार से किसी का होना बहुत जरूरी है। शर्मा जी ने नीलिमा को समझाना चाहा। कहा ना, उनका कोई नहीं है। नीलिमा अडिग थी। ऑफिस के लोग इसी स्थिति के लिए कतई तैयार नहीं थे। शायद अतिशय दुख ने नीलिमा को विक्षिप्त सा कर दिया था। हार कर अभय के 6 वर्षीय बेटे देव से पूछा गया था, बेटा, तुम्हारे पापा का घर कहाँ है? उनका पता कहाँ रखा है जानते हो? पापा का घर कहीं नहीं है। मम्मी कहती है पापा तो नाना जी के घर रहते थे ना। नन्हे बच्चे के उत्तर से कुछ उम्मीद जागी थी। हाँ हाँ बेटा, अपने नाना जी का घर का पता जानते हो? कहाँ रहते हैं नाना जी? सुधीर जी आगे बढ़ाए थे। कल नाना जी की चिट्ठी आई है, हमें ढेर सी चीजें लाएंगे नाना जी। दिखाऊं उनकी चिट्ठी? कुछ ही पलों में घर से नाना का पत्र ले आया था उनका बेटा देव। अपने लिए लाई जाने वाले खिलौनों और सामानों की लंबी लिस्ट दिखाता नन्हा देव कितना उत्साहित था। लिफाफे पर नाना जी का पता, गांव सब लिखा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद अभय के ससुर जी को उसके एक्सीडेंट में मृत्यु की खबर की सूचना भेज दी गई थी। उतनी दूर से अंतिम संस्कार के समय तक उनका पहुंच पाना कठिन था। फैसला नीलिमा ने ही लिया था। जो सब बंधन तोड़ गया, उसके लिए किसी की प्रतीक्षा क्यों? वस्तु स्थिति से सर्वथा निरपेक्ष नीलिमा न रोई न चिल्लाई। शायद गहरे सदमे से उसे उबारने के लिए किसी ने डॉक्टर बुला लिया था। एक भी आंसू नहीं गिराया है डॉक्टर, गहरा आघात पहुंचा है इन्हें, एक पड़ोसन ने कहना चाहा था। कुछ नहीं होगा मुझे डॉक्टर, बहुत प्यार किया है जिंदगी ने मुझसे। शांत स्वर में अपनी बात कह नीलिमा शून्य में ताकती रह गई थी। निरुपाय डॉक्टर चले गए थे। पड़ोस की औरतें रोने का उपक्रम करती रही, पर नीलिमा निर्विकार बैठी अभय की अंतिम क्रियाएं संपन्न होती देखती रही। लोग फुसफुसा रहे थे, उम्र ही क्या थी बेचारी की,
कैसे काटेगी पहाड़ सी जिंदगी, बेटा तो अभी नादान है। कुछ दबी दबी बातें उभर रही थी। कौन सा सुख जाना है, कच्ची उम्र से ही सौतन का दुख भोग रही है। अभय का अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्या नियम विधान है। अचानक अभय के जाति बंधु और कुछ परिचित वहां से खिसक लिए थे। जो व्यक्ति उन्हें बुलाने गया उसे अप्रत्याशित जवाब मिला था, अभय जाति से बहिष्कृत है, हम उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकते। पर इस समय तो सारे भेदभाव भुलाकर आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तुम हमारे आचार विचार नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हो। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हम बिरादरी से बाहर की बात नहीं करेंगे। हमें माफ़ करो भैया। हाथ जोड़ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिए थे। अंततः ऑफिस के लोगों ने नन्हे बेटे देव का हाथ छुआ। अभय के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया। हाय रे नन्ही सी जान को ये दिन भी देखना था। औरतें संवेदना जता रही थी, पर नीलिमा तो पत्थर सी बन गई थी। 2 दिन बाद पहुंचे पिताजी को देख सब सहम गए थे। बुढ़ापा खराब हो गया बेचारे का। बेटी नीलिमा की ओर ताकते पिताजी के चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थी। हे ईश्वर, क्या सोचा क्या हुआ। चिंता ना करें, आपकी बेटी को ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी। हम सब यहाँ हैं, हम आपकी बेटी की पूरी देखरेख करेंगे। लोग बूढ़े पिताजी को सांत्वना दे रहे थे। अभय के विभागाध्यक्ष ने हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया था। मुंह नीचा किए पिताजी सबकी सुनते रहे। कभी कभी अश्रुपूर्ण आंखें अंगूछे से पोंछते, नाती को देख रो उठते। नाना जी उसके लिए कोई सामान नहीं लाए थे। लंबी ट्रेन वाले खिलौने की बात वह अपने दोस्तों को भी बता चुका था। नाना जी, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये लोग पापा को ले गए नाना जी। हाँ बेटा, हम वापस चलेंगे। एक लंबी सांस छोड़ पिताजी मौन हो गए थे। आंखों के सामने चलचित्र सदृश रीलें घूम रही थी। कस्बे के स्कूल के शिक्षक रमाशंकर तिवारी के अचानक निधन पर बेसहारा अभय को 5 वर्ष की आयु से उन्होंने पाला था। सरस्वती का जितना ही अगाध भंडार रमाशंकर जी के पास था, लक्ष्मी उतनी ही उनसे विमुख रही। आसपास के बच्चों को जोड़ बटोर के रमाशंकर जी उन्हें पढ़ाते थे, वरना उस कस्बे में शिक्षा का उतना सम्मान कहाँ था। आज तो रमाशंकर जी के पढ़ाए बच्चों में से कुछ उच्च अधिकारी भी बन चुके हैं। अभय को जन्म देते ही रमाशंकर जी की पत्नी शारदा स्वर्ग सिधार गई थी। उस दारिद्र्य में अभय रमाशंकर जी का रत्न था। शांत सद्बुद्धि चेहरा, सुंदर सा रंग सबका मन मोह लेता था। रमाशंकर जी के अचानक निधन पर अभय के लालन पोषण की समस्या उठ खड़ी हुई थी। रमाशंकर जी के दूर दराज के रिश्तेदारों में भी अभय की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था। उन्हीं की उंगली पकड़ अभय उनके घर आ गया था। कुछ एक जाति धर्म के ठेकेदारों ने नाक भौं सिकोड़ी, पर अभय की जिम्मेदारी लेने की पहल किसी ने नहीं की थी। उनकी स्नेह छाया में अभय बड़ा होता गया। बचपन से ही अभय सबसे अलग अंतर्मुखी स्वभाव का था। उसकी तेज बुद्धि और शालीन व्यवहार ने उन्हें मुग्ध किया था। एकमात्र बेटी नीलिमा के लिए उससे अच्छा वर और कौन होगा। बाधा उनकी जाति थी। अभय उच्च कुलीन ब्राह्मण और वे स्वयं उसके पांव पूजने वाले यजमान। इस इतने बड़े संसार में अभय नितांत अकेला था। अतः विवाह के समय जाति भेद को उठाने वाला कौन होगा। पर उनकी धारणा कितनी गलत सिद्ध हुई थी। सुपात्र अभय को अपनी कन्या देने वाले कई परिवार सामने आ गए थे। उनकी बेटी नीलिमा से अभय की विवाह की बात का कड़ा विरोध किया था। सबकी चुनौतियों के विरोध में वह दहाड़ उठे थे। कहाँ गया था ये उच्च कुल का अभिमान, जब उसे पालने कोई आगे नहीं आया था। आज उस पर अधिकार जमाते शर्म नहीं आती। उनकी दहाड़ पर लोग चुप भले ही हो गए, पर सजा अभय को भुगतनी पड़ी थी। ये बात बहुत दिनों बाद उन्हें समझ आई थी। उच्च कुलीन परिवारों ने अभय को जाति से बहिष्कृत कर दिया था। देखने में बहुत सुंदर, नीलिमा की पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा था। किसी तरह 10वीं कक्षा पास कर वह घर बैठ गई थी। अभय से जब उन्होंने नीलिमा के साथ उसके विवाह की बात की थी, तो उसका चेहरा फीका पड़ गया था। पिता समान पालक की आंखों में निराशा, आशंका गहराती देख उसने सहज सधे स्वर में कहा था, आप जो आदेश दें मुझे स्वीकार होगा।
चाह कर भी वे पूछने का साहस नहीं कर सके थे। तुम्हारा अपना मन क्या कहता है अभय? ये स्वीकृति सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन भर है ना? क्या वे उसकी बात सहज ही मान गए थे? सब कुछ जानकर भी उन्होंने अपने को धोखा दिया था। नीलिमा जैसी अति सामान्य बुद्धि वाली लड़की भला अभय की प्रखरता झेलने योग्य थी? संदेहों, अपवादों को झुठला उन्होंने दोनों का धूमधाम से विवाह किया था। उन्हें लगता विवाह के बाद अभय और ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। एक दिन नीलिमा से पूछा भी था, क्या बात है बेटी, अभय बहुत चुपचाप रहता है? वो तो हमेशा से ऐसे ही है पिताजी, आपको बेकार में भ्रम हो रहा है, कहती नीलिमा हंस दी थी। पता नहीं वह पगली लड़की अभय की बातें समझ भी पाती है। इसी कारण वे अभय के प्रति और अधिक उदार और स्नेही हो उठे थे। अभय की अकेलेपन का रहस्य भी उन पर ही खुला था। राजीव के विवाह में तुम नहीं गए अभय? नहीं। क्या वह तो तुम्हारा सबसे खास दोस्त है? जी। फिर मैं आमंत्रित नहीं हूँ पिताजी। क्यों? उनके स्वर में हैरानी भर आई थी। राजीव के घर वालों को मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है। तभी उन्हें याद आया था कि राजीव के मामा की बेटी के विवाह का प्रस्ताव भी तो अभय के लिए आया था। इसके बाद धीमे धीमे उन्हें पता लगता गया, अभय के दोस्त भले ही उससे सच्चे दिल से स्वीकारे, उनके रूढ़िवादी परिवार उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। उनका कुल उनकी तुलना में नीचा जो था। अभय की गंभीरता उन्हें व्यथित करती, पर वे निरुपाय थे। काश नीलिमा अभय की पूर्णता बन पाती। उनके कार्य का प्रतिशोध लोगों ने भी अभय से लिया था। उस रूढ़िवादी समाज में अभय को कितना अपमानित होना पड़ा होगा, इस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेहद उदार, निर्लोभी, भोले अभय की लालची के रूप में खिल्ली तक उड़ाई जाती थी। रुपयों के लालच में उसने नीलिमा से विवाह किया। प्रायः लोग कटाक्ष करते रहते। इन सब के ऊपर नीलिमा से उसे कौन सा संतोष मिल पाता होगा? पिता की दुलारी, सिर चढ़ी नीलिमा को तो बस अच्छे कपड़े, आभूषण और भोजन से ही मतलब रहता था। युवती नीलिमा का बचपना कभी कभी उन्हें बहुत अंदर तक विचलित कर जाता था। जब अभय एक बेटे का बाप बना तो उसके शांत निर्विकार चेहरे को देख पिताजी सोच में पड़ गए थे। उस आनंद के क्षणों में वैसी उदासीनता, क्या बेटे के प्रति आने वाली जिम्मेदारी परेशान कर रही है अभय? पिताजी ने हंसी ठिठोली करना चाहा था। आपके रहते कैसी चिंता पिताजी? क्या नाम दोगे बेटे को? जो आपको अच्छा लगे। हाँ पिताजी, इसका नाम तो आपको ही देना होगा। नीलिमा मचल उठी थी। अभय की आहत नजर पहचान पिताजी ने फिर कहा था, कोई नाम तो सोचा होगा अभय? अभय के जवाब के पहले ही नीलिमा बोल पड़ी, ना, नाम आप ही दें पिताजी। देवानंद कैसा रहेगा अभय? उतना लंबा नाम कैसे पुकारूंगी? देव ही काफी नहीं है पिताजी? अभय के जवाब की नीलिमा ने थोड़ी भी प्रतीक्षा कहाँ की थी। क्यों अभय? उनकी सवालिया नजरें अभय पर टिक गई थी। ठीक है, बेटे के नाम के प्रति इतनी दूरी क्यों अभय? तुम्हारी इच्छा अनिच्छा इस विषय में महत्वपूर्ण है। मेरा सब कुछ तो आपका दिया है पिताजी। मैं अंकिंचन किसी को दे ही क्या सकता हूँ, वो भी नाम जैसी चीज। कैसी बातें करते हो अभय? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जी। संक्षिप्त उत्तर के साथ शायद एक अवसादपूर्ण मुस्कान होठों पर तिराई थी। उस दिन भी वे उसकी बात का मर्म कहाँ समझ सके थे। तो देव ही तय रहा, मेरा देव। नीलिमा ने नवजात शिशु का मुख चूम लिया था। नन्हे से देव को गोद में उठाए उसका प्यार दुलार करते बूढ़े पिताजी दिन रात नन्हे से देव को गोद में उठाए उसका प्यार दुलार करते बूढ़े पिताजी जी उठे। दिन रात नाती के प्यार दुलार में डूबे वे और माँ नीलिमा अभय को तो भुला ही बैठे थे। अभय ने जब उन्हें अपने दूर शहर में नियुक्ति की खबर दी तो वे चौंक उठे थे। क्या तुम इतनी दूर जाना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्या यहाँ कोई कमी है बेटा? जी, कमी की बात का तो सवाल ही नहीं उठता, पर संसार का अनुभव पाने के लिए घर के बाहर भी तो जाना चाहिए पिताजी। भगवान का दिया सब कुछ तो है, जितना चाहो घूमो फिरो, पर तुम्हारी ये घर छोड़कर नौकरी वाली बात मेरी समझ में नहीं आती अब है। घर तो आपके पास ही रहेगा। नीलिमा और देव को आपके आदेश पर ही ले जाऊंगा पिताजी।
अभय उनके डर को पहचानता था। राहत की सांस ले उन्होंने नाती को सीने से लगा लिया था। ठीक है, अगर तुमने जाने का फैसला ले ही लिया है तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। नीलिमा को बताया है? नीलिमा को आप ही समझा ले पिताजी। आशीर्वाद दीजिए किसी योग्य बन सकूं। पिता समान ससुर की चरण धूलि लेते अभय का भी स्वर रुद्ध हो उठा था। अभय का जाना नीलिमा को अच्छा नहीं लगा था, पर पिता का लाड दुलार और सुख सुविधाएं एकाएक छोड़ पाना भी तो संभव नहीं था। अभय की सीमित आय में उन सुख सुविधाओं की कल्पना भी व्यर्थ थी। अभय को न जाने देने की चेष्टा में उसने मनुहार भी की थी, पर अभय ने अपना निर्णय दृढ़ स्वर में सुना दिया था। बहुत दिन पिताजी पर बोझ बनकर रह लिया। अब अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना मेरा कर्तव्य है नीलिमा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर इस सीमित तनख्वाह में काम चलाना होगा। पिताजी से और अधिक ले पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है नीलिमा। क्या कह रहे हो? पिताजी क्या पराये हैं? हमारे सिवाय उनका और है ही कौन? नीलिमा की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने जो दिया है उससे ऋण मुक्त हो पाना तो असंभव है, पर उनकी बेटी का भरण पोषण करने योग्य बन सकूं, ये देख वो खुशी होंगे। छी, ऐसा कहकर तो तुम पिताजी का अपमान कर रहे हो। तुम जितनी तनख्वाह घर लाओगे उतनी तो तुम्हें पिताजी से पॉकेट मनी मिलती है। उनका सब कुछ हमारा ही तो है ना। हमेशा हमने पिताजी से लिया ही तो है नीलिमा। कभी मुझसे भी कुछ लेकर देखो, बहुत सुख पाओगी। मेरी सीमित आय पर तुम्हारा एकमात्र अधिकार होगा। मंद स्मित तैर आया था अभय के होठों पर। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। यहाँ रहकर भी तो पिताजी का हाथ बटा सकते हो। क्या तकलीफ है यहाँ जो बाहर भाग रहे हो? नीलिमा झुंझला उठी थी। पिताजी वट वृक्ष हैं, उनकी छाया बहुत शीतल है, पर उसमें मैं पनप नहीं सकता नीलिमा। काश तू मेरी बात समझ पाती। हल्की सी सांस छोड़ी थी अभय ने। पिताजी के माथे की लकीरें गहरी हो उठी। सचमुच वह पगली कहाँ समझी थी अभय की बात। बेटी ही को क्यों अपराधी ठहराए? वे स्वयं भी क्या अपने अभय की था पा सके थे? आज अभय की डायरी उसके विभाग अध्यक्ष दे गए हैं। उसकी अलमारी खोली गई थी। व्यक्तिगत पत्रों के साथ वह डायरी भी मिली थी। अच्छा होता डायरी उन्हें न दी जाती। डायरी हाथ में आने पर उसे न खोलना उन्हें असंभव लगा था। पहले पन्ने से अंत तक वे पढ़ते गए थे। घर से इतनी दूर आना एक अनुभव है। जब से होश संभाला अपने को पराश्रित पाया है, दूसरों की दया पर पला बढ़ा, जिसकी अपनी आशा आकांक्षाएं सब उधार की है। पिताजी के अपार स्नेह में भी दया की करुणा नजर आती है। और मेरी पत्नी नीलिमा, उसका जीवन सहज स्वाभाविक नदी सा है। पिता और पति की कगारों के बीच निश्चल बहती धारा। पिता की उदारता मुझे देकर वह परितृप्त है। पति नामधारी अभय, जिसका सब कुछ उसके पिता के उपकारों तले दबा है, अपनी हर जरूरत के लिए नीलिमा पिता पर निर्भर है। पिताजी की दया पर आश्रित अभय भी कभी भी उसकी आवश्यकता पूर्ण कर सकता है? शायद वह यह बात सोच भी नहीं सकती। पिताजी पन्ने पलटते गए थे। एक पन्ने पर नजर गड़ गई थी। आज उस नई लड़की ने सहायक लाइब्रेरियन के रूप में ऑफिस ज्वाइन किया है। कितनी डरी डरी सी लग रही थी। शर्मा जी बता रहा था कि कलकत्ता ऑफिस के मिस्टर अभिनव की बेटी है। हार्ट अटैक में पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसे ये नौकरी दी गई है। सर, मैंने इसके पहले कहीं काम नहीं किया है। आपकी गाइडेंस चाहिए। मैं जल्दी ही सब सीख लूँगी। आत्मविश्वास से पूर्ण दृष्टि मुझ पर निबद्ध थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ का काम बहुत आसान है। मन लगाकर काम करेंगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू सर। आंखों में जैसे दीप जल उठे थे। दूसरे दिन मानो जैसे मैं उसका ही इंतजार कर रहा था। उसके आने से ये कमरा कुछ ज्यादा ही खिल उठा था। सर, आप किसी अच्छी जगह रहने के लिए एक कमरा दिला सकते हैं? मेरी टेबल के पास खड़ी विशाखा कुछ परेशान सी थी। कमरा? क्यों? क्या यहाँ कोई परिचित नहीं है? नहीं, माँ अक्सर बीमार रहती है। कलकत्ते में मौसी उन्हें संभाल लेती है। कलकत्ते में भाई की पढ़ाई चल रही है, उसे तो वहाँ रहना ही होगा।
मुझे अकेले के लिए बस एक कमरा ही काफ़ी होगा। उदास मुस्कान बिखर आई थी विशाखा के शुष्क होठों पर। ठीक है, देखकर बताऊंगा। अभी कहाँ रह रही हो? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में। फिर यहाँ क्या तकलीफ है? ऑफिस से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता है ना सर। आने जाने में 2 घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। क्या पढ़ रही हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर में शोध कार्य कर रही हूँ। अच्छा है। जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी ऑफिस में नौकरी करूंगी। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी सर। विशाखा की वाणी में उदासी थी। जो चाहा जाए हमेशा वह पूरा तो नहीं होता मिस विशाखा। स्वर में तनिक आक्रोश झलक आया था। एक बात कहूँ सर, आप कभी कभी बहुत आक्रोश में लगते हैं, जैसे किसी से नाराज हो। मैं अपने आप से नाराज हूँ विशाखा जी। आप मेरी चिंता ना करें। आप मुझसे इतने बड़े हैं सर, फिर मुझे आप कहकर क्यों पुकारते हैं सर? ये ऑफिस है विशाखा जी, यहाँ रिश्ते नहीं जोड़े जाते। पारस्परिक संबंध बना रहे काफी है। कुछ दिनों में यह सच जान जाएंगी। अपमान से विशाखा का मुंह मुरझा गया था। क्यों? कभी कभी मैं इतना कठोर क्यों होता हूँ? पिताजी से मिलने कोई सज्जन आए हैं। नाती देव बाहर खेलने भाग गया था। सावधानी से डायरी बिस्तर के नीचे रख वे बाहर चले गए थे। अभय के सहकर्मी शोक संवेदना प्रकट कर चले गए थे। अभय की सभी प्रशंसा कर रहे थे। उसके बिना लाइब्रेरी कितनी अनजान सी लगेगी। सबको विदा दे पिताजी ने डायरी के पन्ने पलटे थे। 2 दिनों से विशाखा नहीं आ रही है। ऑफिस की सहयोगी सुचित्रा ने बताया था कि विशाखा को तेज बुखार है। बेचारी का यहाँ कोई नहीं है। कल तो दवा हमसे मंगाई थी। कहाँ रहती है मिस विशाखा? उसी शाम। अपने सामने अचानक मुझे देख विशाखा के ज्वर से बोझिल नयन चौंक गए थे। सर, आप कैसी है विशाखा जी? सुचित्रा जी ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस यूं ही, शायद मौसमी बुखार है। माथे पर मेरा हाथ अचानक चला गया था। ना जाने कैसी ममता सी उमड़ आई थी उस असहाय कमजोर सी लड़की के लिए। खाने पीने का क्या इंतजाम है? लगता है भूख हड़ताल चल रही है। ऑफिस में खबर क्यों नहीं भेजी विशाखा? मेरी आवाज में ढेर सा स्नेह उमड़ आया था। विशाखा की आंखें भर आई थी। जी से अधिक वह कुछ बोल कहाँ सकी थी। माथे पर स्नेहपूर्ण हाथ धर मैं मौन सांत्वना ही तो दे सका था। पूरे 7 दिनों बाद आज विशाखा का बुखार उतरा है। इस बीमारी में तो वह एक नन्ही बच्ची भर बनकर रह गई थी। दवाई देने से लेकर पूरा दायित्व मेरा ही था। किस कदर निर्भर हो गई है विशाखा मुझ पर। मेरी कही बात उसके लिए वेद वाक्य बन जाती है। ये तो मेरे लिए नया अनुभव है। कोई मुझसे इतनी उम्मीदें रखे, मेरी छाया तले सांस ले। मैं गरीब भला किसी को क्या दे सकता हूँ? विशाखा है कि हर पल एहसास कराती रहती है कि उसकी ज़िंदगी के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। अच्छा लगता है यह एहसास। कितनी संतुष्टि, कितनी तृप्ति। क्या इसी को पुरुष की अहम तृप्ति कहते हैं? डायरी पढ़ना रोक पिताजी विचार मग्न हो गए थे। डायरी के पन्ने खुलते जा रहे थे। हर पल ये एहसास गहराता जा रहा है कि मैं कुछ हूँ। विशाखा के साथ जीना कितना अच्छा लगता है। नीलिमा के साथ मालकिन और सेवक का भाव क्यों हावी रहता था मुझ पर। विशाखा मेरे मनपसंद ड्रेस पहनती है। जो रंग मुझे भाता है उसके अलावा दूसरा रंग नहीं खरीदती। मनुहार करके मेरा मनपसंद खाना बनाती है। वहाँ तो भोजन भी पिताजी के मन का खाना पड़ता था। अपने लिए इतना आयोजन एक अनजानी पुलक भर देता है। ये मुझे क्या होता जा रहा है? विशाखा के बिना शायद जीवन जी ना सकूं, पर घसीटना तो पड़ेगा। नीलिमा और अपने बेटे के प्रति अन्याय कर रहा हूं मैं। कितनी नासमझ है नीलिमा। अपने पति को किस विश्वास पर छोड़ निश्चित बैठी है। उसे यहाँ आने को कितनी बार लिख चुका हूँ, पर वह यहाँ आना ही नहीं चाहती। मुझे बुला रही है। मैं वापस उसके पास चला जाऊं? वो समझती क्यों नहीं? पति को यूं अकेले छोड़ देना क्या गलत नहीं है? चश्मा उतार पिताजी ने आंखें मूंद ली। एकाध बार नीलिमा ने पति के पास जाने की दबे स्वर में इच्छा व्यक्त भी की थी, पर नाती के मोह ने उन्हें अंधा बना दिया था। देव के साथ उनका बचपन लौट आया था। नाती और बेटी के साथ अभय को वह भुला ही बैठे थे। नीलिमा को भेजा भी था तब, जब सिर से पानी ऊपर आ गया था। कुछ उड़ती खबरों से वे एक क्षण को विचलित जरूर हुए थे,
पर अभय पर विश्वास था। वह अन्याय कभी नहीं करेगा। अनदेखी लड़की पर बेहद क्रोध आया था उन्हें। कौन है ये विशाखा? अभय ने लिखा था। आज विशाखा ने साफ कह दिया, मैं उसकी मांग में सिंदूर भले ही ना डालूं, उसने अपने को मेरी पत्नी स्वीकार किया है। ये कैसे धर्म संकट में डाल रही है विशाखा। नीलिमा को तुरंत आने का पत्र दे दिया है। कुछ खाली पन्नों के बाद लिखा था, नीलिमा के यहाँ पहुँचते ही पड़ोसियों ने अपना पड़ोसी धर्म निभा डाला है। 2 दिन तक रो चुकने के बाद बात बात में ताने देती है। पिताजी ने भी कितने कठोर लहजे में कहा था, अच्छी दुश्मनी निभाई है अभय, हमारे उपकार का यही फल देना था बेटा। मैंने पहचानने में गलती की। नीलिमा को समझा बुझाकर पिताजी गांव लौट गए हैं। घर आने पर नीलिमा खोज खोज कर सवाल पूछती है, आसपास कौन है, क्या है। देव का ध्यान भी नहीं रखती। घर का वातावरण कलहपूर्ण हो गया है। गलती ना नीलिमा की है ना मेरी। मेरे अहम को, मेरे पुरुष को मान तो विशाखा ने दिया है, वरना मैं तो सोया हुआ था। विशाखा 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए इंदौर जा रही है। कैसे रह सकूंगा उसके बिना। नीलिमा ने कहीं भी मेरे साथ न जाने की कसम खा ली है। उस नीलिमा ने कहीं भी मेरे साथ उसका वश चले तो देव को मेरे पास न आने दे। मेरी हर चीज तलाशती है। कल एक छोटे से पत्र के टुकड़े को लेकर किस कदर झगड़ा हुआ। मैंने कड़े निर्देश दिए हैं कि मेरी अनुमति के बिना मेरी कोई चीज छूना मनाही है। देव मेरे सामने सहमा सहमा रहता है। कैसे समझाऊं इस नादान को। मेरा सोया पुरुष सिर्फ विशाखा को पहचानता है। शनिवार को विशाखा आ रही है। कल शाम की ट्रेन से उसे रिसीव करना है। स्कूटर के ब्रेक ठीक नहीं लगते, उसे ठीक कराना होगा। आज दिन भर पानी बरसता रहा। अब स्कूटर की मरम्मत विशाखा के आने के बाद ही कराऊंगा। डायरी का यही आखिरी पन्ना अभय के जीवन का भी आखिरी पन्ना था। बरसात से भीगी सड़क पर स्कूटर फिसलकर सामने लगे बिजली के खंभे से जाकर टकराया था। अभय का सिर पूरे वेग से खंभे पर जा लगा था। पास के पान वाले ने गुहार मचा। जब तक उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, विशाखा को रिसीव करने वाले आंखें बंद हो चुके थे। स्टेशन कहाँ पहुंच सका था अभय। ऑफिस में पहुंचते ही विशाखा को दोस्तों ने घेर लिया था। विशाखा हैरान थी, कल स्टेशन पर लेने अभय क्यों नहीं पहुंचा। कहीं वह बीमार तो नहीं। मन बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। जो सुना वह अप्रत्याशित उसे जड़ बना देने को काफी था। अभय की खाली कुर्सी को एकटक निहारती विशाखा ने धीमे से अपनी बिंदी पोंछ पास खड़ी लड़की से कहा था, मुझे उनके घर जाना है। शीला पास खड़े सहकर्मियों के मध्य दबी उत्सुकता कुलबुला रही थी। कई शुभचिंतक उसे अभय के घर तक पहुंचाने आगे बढ़ाए थे, पर विशाखा ने दृढ़ स्वर में कहा, उनका घर मेरे लिए अनजान नहीं, अच्छी तरह रास्ता जानती हूँ। आप लोग व्यर्थ अपना समय बर्बाद ना करें। खिसियाए चेहरों पर आक्रोश दिखने लगे थे। देखो तो लड़की की बेशर्मी, एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी। सधे कदमों से अभय के घर की सीढ़ियां चढ़ विशाखा ने झुककर पिताजी के चरण छुए थे। नीलिमा की ओर ताक दृढ़ शब्दों में विशाखा ने कहा था, तुम्हारी गुनहगार हूं मैं दीदी, जो चाहे सजा दे दो। एक ही प्रार्थना है, मेरा न्याय करते इतना जरूर याद रखना, तुम्हारा सम्मान अखंड है। तुम सबकी सहानुभूति की पात्र हो और मैंने अपना मान सम्मान सब कुछ खोकर जो पाया था, आज उसकी राख भी शेष नहीं। क्या इससे बड़ी कोई और सजा होगी मेरे लिए। विशाखा की सूनी नजरों में अपनी छाया निहारती नीलिमा उसे गले से लिपटा जोर जोर से रो पड़ी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।